हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सॉरी, आपके 3 चैप्टर हो चुके। चैप्टर नंबर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसमें सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जो कि 10th क्लास में हम पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो में हम जितने भी टॉपिक हैं आज सारे के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ऐसे ना सोचें कि बहुत ज़्यादा हम इसमें पढ़ेंगे, बहुत थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अगर हम कोई मैग्नेट, सपोज एक मैग्नेट मैंने यहाँ पे रख दिया, तो उसके आसपास अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल्स लेके जाऊं लाइक आयरन नेल्स, तो वो आयरन नेल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इट मीन्स दे एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। वो क्या करती हैं? एक फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं। तो बस इसी से हम क्या बना सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हम बना सकते हैं। स्पेस और फील्ड अराउंड ए मैग्नेट अप टू विच इट्स influence कैन बी measured is known as magnetic field. Generally it is represented by vector B. तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो हम जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा हो गया, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम पढ़ेंगे व्हेन current is starts flowing through a conductor, then it set up or creates a magnetic field around it. It means all those properties which are shown by a magnet can be possible with the help of current carrying conductor. जितनी भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक करंट कैरिंग कंडक्टर में भी हो सकती हैं। तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स को अगर नजदीक नजदीक रखेंगे, देन सम फोर्स इज सीन बिटवीन देम, और दैट फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। यानी या तो उनके बीच में रिपल्शन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा। तो ये सब पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, और वो क्या है? या तो मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग कंडक्टर की हम बात करें तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर, या हम कह सकते हैं मूविंग चार्ज, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देता है उसके आसपास। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्ज क्रिएट्स और सेटअप ए मैग्नेटिक फील्ड स्पेस सराउंडिंग इट। क्लियर है ये चीज? 10th में पढ़ चुके। चलिए, उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि अगर मैं किसी मूविंग चार्ज को, देखिए हमने देखा कि मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक पहले से मूविंग चार्ज था और उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा दूं तो क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड तो उस मूविंग चार्ज ने खुद ने क्रिएट कर रखा है, एक में वो एंटर कर रहा है। इट मींस दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, तो वहां पे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जरूर होगा। तो वहां पे कोई ना कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जरूर होगा, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स जरूर लगाएगा। तो ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट।
तो ओरस्टेड से पहले एक साइंटिस्ट हुए, मैंने लिखा है इटालियन फिजिस्ट या ज्यूरिस्ट जेन डेमनिको रोमेनोसी in 1802 says that when a current carrying conductor placed near a magnetic needle, then the magnetic needle's orientation will be deflected or changes. तो मैग्नेटिक निडल को अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक रख दूं तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर उस निडल की ओरिएंटेशन को चेंज कर देता है। ये कहा था इस साइंटिस्ट ने, कब? 1802 में। उसके बाद इसको फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया और कुछ रूल्स बनाए। वो थे डेनिश फिजिस्ट हंस चेरिस्टन ओस्टर्ड। ओस्टर्ड के नाम से फेमस, आप ये याद रख लोगे, केवल उतना ही बहुत है। इन 1820 कब दिया था इसने? ये 1820 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा था और उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आए थे वो इसने सभी के सामने शेयर किए या शो आउट किए। तो देखिए वो ये जो इसने जो लिखा था ना, ये साइंटिस्ट ने 1802 में, ये कोई नॉर्मल सा ऐसे न्यूज़पेपर था, उसमें ये लिखा था। उसके बाद इसके ऊपर जो डिटेल स्टडी एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था ओरस्टेड ने, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड के नाम से फेमस है। तो लगभग तो मैं 10th क्लास में ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट जब आता है तो जिस 10th क्लास को मैं पढ़ाता हूँ सभी में मैं कर देता हूँ, करके ही दिखाता हूँ। जो रिजल्ट आते हैं वहाँ से जो रिजल्ट आते जाते हैं मैं नोट करवाता जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज माइंड में सेट कर ले, कंपास यानी मैग्नेटिक कंपास जिसको हम बोलते हैं या मैग्नेटिक नीडल, वो तो रखी है नीचे और उस मैग्नेटिक नीडल के पैरेलल उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर वहां पे रखा है करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे मैं इस तरह से कंसीडर करके चल रहा हूं और यहाँ पे ऐसे रखा है कि वायर ऐसे, ये बैटरी से मैं कनेक्ट कर दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। तो मैं मान रहा हूं कि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल। वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी नॉर्थ ले सकते हो, कैसे भी साउथ ले सकते हो। बस ये है कि अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं तो लेफ्ट डायरेक्शन में नॉर्थ आना चाहिए। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इधर ईस्ट तो इधर क्या आएगा वेस्ट। बाकी आप डायरेक्शन कोई भी ले लो, लेकिन दो आपकी मर्जी से ले सकते हो, यानी ईस्ट वेस्ट या फिर नॉर्थ साउथ, ये अपनी मर्जी से। बाकी दो आपकी मर्जी से नहीं आएंगी, वो अकॉर्डिंगली ही आएंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से, आप देखिए जो कंपास आपके पास मैंने दिखाया था आपको 10th क्लास में, अगर नहीं किसी बच्चे ने देखा है तो फिर आपको दिखाएंगे जब भी आपकी क्लासेस लगेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे कि इसमें क्या रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक अपना रूल बता रहा हूँ, इसमें आएगा स्नो रूल, वो भी मैं बताऊंगा। एक खुद का जो अपना रूल है जो याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो है इन ईस्ट। इन ईस्ट, बस इतना याद रख लीजिए, इन ईस्ट। ये समझो ओरस्टेड के सारे रिजल्ट आपको याद हो चुके। क्या याद रखोगे? इन ईस्ट, इन ईस्ट, ये याद रख लीजिए। समझो आपको सारे रिजल्ट याद हो गए। यानी कंडीशन देख लीजिए पहले, इन ईस्ट की कंडीशन क्या होती है? मैग्नेटिक नीडल नीचे, तो ऐसे मैं कंपेयर कर रहा हूं कि ये तो है मैग्नेटिक नीडल और इसके ऊपर ये है कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। तो इस मार्कर का ये जो पार्ट है, ये मैं नॉर्थ मान रहा हूं, ये है साउथ। तो ऐसे करंट ऐसे ही जा रहा है ना, इसमें ऐसे जा रहा है ना, ऐसे। इट मींस इन कहां किया? इन साउथ में।
और मैंने लिखा है इन ईस्ट। अगर जिस डायरेक्शन से इन किया, किससे इन किया, मैग्नेटिक नीडल के साउथ से इन किया, वो साउथ, इस मैग्नेटिक नीडल का साउथ किधर जाएगा, ईस्ट में जाएगा। किधर जाएगा, ईस्ट में जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन ये हुई तो ये कहां जाएगा आपका, मैं यहां पे बना देता हूं, ऐसे हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर आपको क्या देखो, इन ईस्ट याद रख लीजिए। इन ईस्ट का मतलब है जिस साइड से करंट एंटर करेगा, कंडीशन ये होनी चाहिए, वायर ऊपर, नीडल नीचे, पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए जिस डायरेक्शन से करंट एंटर करेगा वो जाएगी ईस्ट में, तो दूसरी डेफिनेटली उसके अपोजिट जाएगी। तो आंसर्स में आपको लिखना होता है कि नॉर्थ का डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे नॉर्थ का डिफ्लेक्शन क्या हुआ, वेस्ट। ठीक है, याद रख लो, याद रखते ही आपको माइंड में जरूर आ जाएगा आंसर। तो ये क्या कह रहा है आपका, नॉर्थ ऑफ नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर। चलिए उसके बाद देखें कि फिर इसने इसी एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ये नीडल जो आपकी थी इस स्टैंड के ऊपर जो रखी थी, और ये जो वायर था इसने अब की बार क्या किया कि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव कर दिया। तो करंट कहाँ से आएगा, इधर से आएगा। प्लग इन की लगानी होती है, इसमें आप लगा लेना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपका करंट आएगा इस डायरेक्शन में। तो ये मैंने बताया अभी आपको, ये मैंने क्या मान रखा है, नॉर्थ, ये मान रखा है साउथ। तो इधर क्या होगा, ईस्ट, और इधर क्या होगा, वेस्ट। मैंने अभी बताया था इन ईस्ट, रूल क्या है, इन ईस्ट। करंट कहां से एंटर कर रहा है, नॉर्थ में, तो नॉर्थ कहां जाएगा, ईस्ट में। नॉर्थ कहां जाएगा, ईस्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में ये कहां जाएगा, वेस्ट में। तो किस तरह से आपके जो डायग्राम है वो बनेगा, ये डायग्राम आपका बन जाएगा। नॉर्थ जो है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, ईस्ट की तरफ। याद है ना रूल। अब देखिए यहां से ये पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक नीडल के ऊपर पैरेलल डायरेक्शन में रखूं विद सम गैप, देन व्हेन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग देन द मैग्नेटिक नीडल गिव्स डिफ्लेक्शन। अगले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, if we changes the direction of current then the direction of deflection of the needle is also reversed। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को मैंने रिवर्स किया तो निडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। थर्ड रूल देख लीजिए, अगर मैं इनकी रिलेटिव पोजीशन को चेंज करूं, इफ वी चेंजेस द relative position of magnetic needle and current carrying conductor then all results are also reverse। यानी अगर ये वायर इसके नीचे नीडल ऊपर आ जाए तो सारे रूल भी अपोजिट हो जाएंगे। और मैंने आपको एक ही रूल बताया, वो क्या है, इन ईस्ट। अगर अजम्पशन बदली तो रिजल्ट भी बदलेगा, इन वेस्ट बन जाएगा। इन ईस्ट का क्या बन जाएगा, इन वेस्ट। तो आप एक याद रखिए, क्या पहले तो कंडीशन क्या, नीचे नीडल, ऊपर करंट कैरिंग कंडक्टर, और फिर रूल इन ईस्ट। फिर बता दोगे आप फटाफट डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी। नोट कर लिए, इन ईस्ट का मतलब आप हिंदी में जरूर लिख ले, अदरवाइज बाद में भूल जाओगे। और मैं साथ साथ एक चीज और कह रहा हूं, जिस टाइम पे आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, ये नोट कर रहे हो, उस टाइम पे जो वीडियो आप देख रहे हो तो वीडियो में उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, यानी जैसे लिखा मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर हैज वन, और फिर आपका टॉपिक भी लिखा मिलेगा। उसके बाद टॉपिक का नाम भी आपका यूट्यूब पे मैं डालता हूँ, तो जो यूट्यूब पे जिस नाम से वो एज इट इज डाल के आप उसके सामने रखिए कि कभी अगर रिवीजन करना पड़ गया, कुछ मिस्टेक्स हमें लग रही है या हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फटाफट फिर दोबारा से उस वीडियो को वॉच कर ले।
ठीक है। और साथ में कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि वीडियो वॉच करने की दोबारा जरूरत ना पड़े, आप अपने तरीके से उसको मोल्ड कर ले, बस रिजल्ट्स नहीं बदलने चाहिए। याद करने का तरीका आप अपना बना लीजिए, जैसे मैंने इसका बना रखा है इन ईस्ट, तो यहाँ पे आप इसको एक्सप्लेनेशन जरूर लिखें, इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर लिखें, हिंदी में लिख लो चाहे, इन ईस्ट का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए ये रूल क्लियर हुए। अब देखिए एक रूल आता है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या है? वो एम्पियर स्विमिंग रूल को, रूल का जो दूसरा नाम है वो है आपका स्नो। इफ करंट इज गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन इन सच कंडीशन दैट द current carrying wire lies just over and parallel to the magnetic needle। मैग्नेटिक नीडल के ऊपर वाला और इसके पैरेलल जब लाई कर रहा हो, देन नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्विमर। ठीक है, स्नो और जो आपका ये रूल है ये आपका सेम कह रहा है। देखिए स्नो का मतलब देख लीजिए, व्हेन करंट इज मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन सच ए कंडीशन दैट इन विच द मैग्नेटिक नीडल द करंट कैरिंग कंडक्टर इज लाइज over the magnetic needle with some gap and parallel to the needle, then its north pole is deflected towards west। यही आ रहा है ना, ये रिजल्ट आ रहा है ना। अब इसको स्विमिंग रूल की फॉर्म में और देख लीजिए। स्विमिंग रूल में क्या करता है, इधर तो लेग बना देता है, इस तरह से मैं बना रहा हूं, ये इसका लेफ्ट हैंड और ये इसका राइट हैंड, ये इसका, ये दोनों इसके पैर बना दिए मैंने, ऐसे करके ये एक स्विमर मैंने देखा। तो और यहाँ पे मैं बना देता हूँ नीडल इस तरह से, ये है आपका नॉर्थ। तो ये क्या कहता है कि करंट की डायरेक्शन, अगर वही कंडीशन वही है, कंडीशन ये वाली, वायर ऊपर मैग्नेटिक नीडल नीचे, अगर ये करंट इसके पैरों में एंटर कर रहा है और जो इसका हेड है इससे आपका आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो कंपास नीडल या मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट हैंड। इसका ये लेफ्ट है और ये इसका राइट। ये है आपका स्विमिंग रूल। कोई बात नहीं, अगर याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। स्विमिंग रूल अगर आ जाए तो बता देना कि इस साइड से करंट एंटर करे और सर से निकले, और कंडीशन जरूर लिखना, ब्रैकेट में कंडीशन लिख देना। अगर ये कंडीशन हो तो ये नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, लेफ्ट में। अगर देखो लगवा के देख लिया ना स्विम कि आप इसकी डायरेक्शन बताइए, तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि इस रूल से बताइए, और वो कह भी दे तो कोई बात नहीं, अगर वो कह भी दे तो कोई बात नहीं, कोई भी रूल लगाइए। मैंने आपको एक कॉमन रूल बताया, अगर इम्प्लीमेंट इसका करवाता है और वो क्या बताया, इन ईस्ट लगा दीजिए, आंसर आ गया। आंसर आने के बाद उसको मोल्ड करके इसमें लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू स्विमिंग रूल, उसमें नोट कर दीजिए। उसको क्या थोड़ी ना बताना हमने कि अपना रूल बना रखा है, उसका नाम है इन ईस्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है स्नो रूल हो गया, स्विमिंग रूल हो गया, आपका इन ईस्ट जो मैंने आपको तरीका बताया याद करने का वो हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये समझने के लिए क्या करना पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट, बहुत इजी और बहुत बार जो पेपर में आता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, और वो है आपका बायोट स्वार्ट लॉ। तो दो साइंटिस्ट हुए, जो आपका ये ओरस्टेड ने जो कहा था, इसका यूज करके, इसी को यूज किया और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन चीजों पे और कैसे कैसे डिपेंड करता है, वो रिजल्ट्स इनके सामने आए। ठीक है, तो वो रिजल्ट जो आएगा वहां से एक फिजिकल रिलेशन बनता है, और उस रिलेशन को जानते हैं बायोट-सॉर्ट लॉ के नाम से। किस नाम से जानेंगे, बायोट-सॉर्ट लॉ के नाम से। तो दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलके काम किया। ठीक है, एक के पीछे बायोट लग रहा है और एक के पीछे स्वार्ट, दोनों को मिला के लॉ को नाम दिया गया बायोट-सॉर्ट लॉ। अब देखिए इन्होंने किया क्या था, एक कोई भी किसी भी शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ नॉर्मल है, कोई भी है, ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक लिया करंट एलिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ रही है, करंट एलिमेंट। क्या है करंट एलिमेंट? देखिए पहले तो आप एलिमेंट का मीनिंग समझ लीजिए। एलिमेंट का मतलब होता है, मैं कह रहा हूं कि इस बोर्ड का ये एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया, तो उस एलिमेंट के आगे छोटा सा लगाने की जरूरत नहीं। एलिमेंट का मतलब ये होता है इस बोर्ड का वो छोटे से छोटा पार्ट जिसमें इस बोर्ड की जो प्रॉपर्टी वो सारी हैं, जो भी प्रॉपर्टीज इस बोर्ड की हैं वो सारी प्रॉपर्टी छोटे से छोटे टुकड़े में भी है, तो वो इस बोर्ड का बन गया एलिमेंट। तो ऐसे ही एक वायर है जिसकी लेंथ पता नहीं कितनी है लेकिन उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे करंट एलिमेंट डीएल ले ले, यानी एक इसकी लेंथ का वो छोटे से छोटा टुकड़ा मैंने कट कर लिया जिसमें करंट वाली सारी प्रॉपर्टी वो हो जो इस कंप्लीट वायर में है, एंड इट्स डायरेक्शन इज आल्सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगी। नाउ कंसीडर एनी पॉइंट P whose position vector with respect to respect to this element is r, and it makes an angle theta with the direction of current element. Clear है? Let us consider a wire of having current I, या एक consider a wire in which a current I is flows as shown in figure. We taken a small element that is also known as current element whose direction is same as that of the direction of current. We have to calculate or perform series of experiment on a particular point B with the magnetic field dB. सपोज यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? dB है। तो इसलिए dB के लिए क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे वो उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से पता किया था। तो जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो इसके ऊपर की गई। देखिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आया dB is directly depend upon magnitude of current flows in this wire. क्लियर? दूसरा रिजल्ट आया द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is directly depend upon length of the element. उसके बाद थर्ड रिजल्ट जो आया आपके पास वो था is directly depend upon 1/r², यानी जो इसका सेपरेशन है उसके ऊपर ये ऐसे डिपेंड करेगा। और एक रिजल्ट और है वो आया आपका dB is directly depend upon sin थीटा। इन सभी को इक्वेशन नाम दे लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पर केवल क्या करना, कंसीडरेशन करके और इक्वेशन नाम देते जाइए अकॉर्डिंग टू दिस। पहली इक्वेशन, सेकंड, दूसरी जो भी है आपकी, और इन सभी को कंबाइन करके ऑन कंबाइनिंग ऑल दिस फोर इक्वेशन वी गेट dB is directly depend upon I dl sin थीटा अपॉन r²। क्लियर है? अब इस कांस्टेंट इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को यहाँ से हटाने के लिए इसके राइट साइड में कांस्टेंट यूज करते हैं। वो कांस्टेंट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास dB इज इक्वल टू k I dl sin थीटा अपॉन r² आ गया। द वैल्यू ऑफ dB और द वैल्यू ऑफ k मीन्स अगर k की वैल्यू चेंज होगी तो डेफिनेटली dB की बदलेगी, तो हम k के बारे में बता देते हैं। द ऑन चेंजिंग द मीडियम बिटवीन द पॉइंट P, यानी जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मेजर किया है वहां पे, और जो आपका करंट एलिमेंट है ये, इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है? मीडियम लाइज बिटवीन द मेजरिंग पॉइंट एंड करंट एलिमेंट। उसके ऊपर k की वैल्यू डिपेंड करती है। फॉर वैक्यूम k इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। k इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। तो आपके पास जो रिजल्ट है वो बन गया है dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई
IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये तो बहुत अच्छा है रिजल्ट है, ये तो ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं रिजल्ट में तो, कि बहुत इजीली आपको याद भी हो गया होगा, कुछ खास इसमें था भी नहीं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ डीपी पे तो मैं बार बार वेक्टर लिखता जा रहा हूँ, लेकिन उधर मैं वेक्टर किसी पे नहीं लगा रहा। इट मीन्स इसको मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ देख लीजिए, DB इज इक्वल टू, देखो मैं रूल लगा रहा हूँ, आपने पढ़ा था A वेक्टर इज इक्वल टू A इंटू में यूनिट वेक्टर A, और यहाँ पे मैं अगर ऐसा कर दूं यूनिट वेक्टर A और अपॉन में सॉरी A अपॉन में A इज इक्वल टू A यूनिट वेक्टर कर दे, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है 1, तो किसी भी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई दिस रूल ऑन दिस, इसके इस रूल को इस इक्वेशन के ऊपर लगा दीजिए, तो क्या मिलेगा, DB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा, और ऊपर लगा दूंगा आर क्या है पोजीशन वेक्टर, तो नीचे क्या कर दूंगा आर का क्यूब, आर का क्या कर दिया मैंने क्यूब। अब मेरे पास दो वेक्टर आगे हैं, अब मेरे पास दो वेक्टर आगे हैं, एक तो आपका ये आर रहा, एक तो आपका ये आर रहा, एक रहा DL, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, DB इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई और इंटू DL क्रॉस R, नीचे ये आर क्यूब एज इट इज छोड़ देता हूं मैं जो कि है, तो ये आपके पास आ गया है। क्लियर है, ये हो गया है आपका किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया है ये। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखिए पहले मैं डायरेक्शन निकाल देता हूं, यूनिट्स वगैरह उसके बाद में बात करेंगे। तो अगर कोई कहे डीपी की डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन ओनली वी कैन राइट DL क्रॉस R, लिख सकता हूं ना, डायरेक्शन के लिए ये लिखूंगा, डायरेक्शन निकालने के लिए ये रूल लगाना पड़ेगा। तो ये रूल क्या कहता है, राइट हैंड को इस तरह से ओपन कर लीजिए, अंगूठे को ऐसे कर लीजिए, पहला वेक्टर है DL, उसकी तरफ उंगलियां कर लीजिए, कर ली, छोटे एंगल से होते हुए कहां जाइए, छोटे एंगल से होते हुए दूसरा वेक्टर R है उधर जाइए, तो ऐसे तो जा नहीं सकती, तो क्या कर लेता हूँ, हाथ को घुमाता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, उंगलियां तो अब भी कहां रही, DL की डायरेक्शन में। अब बंद करके देखिए क्या जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं ना, छोटे एंगल से ही पहुंच जाऊंगा, या फिर अगर ऐसे कर लेता तो ऐसे घूम के थोड़ी ना जाता मैं, बहुत बड़ा एंगल हो गया ये वाला, तो बहुत बड़ा हो गया, तो क्या करूंगा मैं, ये रूल लगा ऐसे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो क्या आई, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर और प्लेन ऑफ बॉल, निकाल सकते हो ना, मैंने जो आपका डीपी की डायरेक्शन है DL क्रॉस R, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। चलिए अब मैं थोड़ा सा यूनिट से के बारे में आपको बता देता हूं। तो यहाँ से देखिए जो K है उसके लिए सोल्व करते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कि ये म्यू नोट अपॉन में 4 पाई कैसे निकालेंगे। तो इन SI सिस्टम में बात कर लेता हूँ। तो क्या करते हैं, इस K को एक साइड में कर देते हैं, बाकी सभी को एक साइड में। तो ये हो गया DB, ये R स्क्वायर जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा IDL, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है सॉलिड एंगल की। तो आपका ये हो गया, DB की होती है टेस्ला, DB जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या होती है, टेस्ला। ये है R स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर, अपॉन में I की होती है एम्पियर और इसकी होती है मीटर। क्लियर, इस मीटर से स्क्वायर कैंसिल, एम्पियर जाके ऊपर हो जाएगा आपका -1, तो T टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। दिस इज द SI यूनिट। इन दिस SI यूनिट द वैल्यू ऑफ म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, इन दिस SI यूनिट याद रखनी है भैया, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्ट यूज करना होता है। अगर ऐसा बाकी जो भी वैल्यू उनको SI में बदलो और फटाफट आप क्या लिख दोगे, 10 raised the power -7, और आगे क्या लिखोगे, टेस्ला मीटर एम्पियर। ठीक है, चलो यहाँ से मेरे थोड़ा याद आ रहा है, जो टेस्ला होता है ना, टेस्ला ये बहुत ही जो मतलब हल्के लेवल के जो टेस्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे नेवी का हो गया, एयरफोर्स का हो गया,
अगर ये रिटर्न एग्जाम देखें तो एनडीए में भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे जो 2018 का मैंने पेपर देखा था उसमें लिख रखा था टेस्ला और वेबर में रिलेशन बताइए, टेस्ला और वेबर में रिलेशन बताइए। तो टेस्ला इज इक्वल टू वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर। टेस्ला ऐसे लिख दो, चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर या वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये होता है टेस्ला इज इक्वल टू ये दिस वन। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में मैं लिखूं क्या ये यूनिट, टेस्ला की जगह पे ये लिखूंगा। तो देखिए इसको इतना तो अलग से लिख दीजिए और आगे ये लिखिए मीटर एम्पियर इनवर्स। इस मीटर से ये कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, वेबर मीटर इनवर्स और एम्पियर इनवर्स। दिस वन एंड दिस वन आर सिमिलर। अगर आपकी यूनिट ये आ जाए या ये आ जाए एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए आपके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको पता हो टेस्ला और वेबर के में रिलेशन क्या होती है। क्लियर? बताइए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए ये तो थे आपके बिल्कुल अच्छे और नए टॉपिक। अब देखो मैंने बायोस्वार्ट्स लॉ मैंने पढ़ा दिया, कूलॉम्स लॉ मैंने पढ़ा दिया। अब उनके बीच में जो आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है वो सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन दीज टू लॉज है। इन दोनों लॉज के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिसिमिलरिटीज हैं आपकी बुक में लिखा हुआ है। पहले तो आप अपने आप कोशिश कीजिए कि रिजल्ट हमारे पास ये आया उसमें क्या लेते थे, इसमें क्या लेते थे। कहीं पे मूविंग ले रहे हैं चार्ज को तो कहीं पे स्टैटिक ले रहे हैं। इस तरह की सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी बहुत इजीली आपको समझ में आएंगी। उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसकी लिमिटेशंस लिखवाई थी और इसमें आपके सामने अभी ये किया ही है, आप बना सकते हो या आपको सब कुछ याद है तो उनको याद करते जाइए माइंड में और इसके साथ कंपेयर करके जाइए। सबसे पहले वहां पे कंडीशन होती थी चार्जेस आर इन रेस्ट, पॉइंट चार्जेस वगैरह वगैरह, वहां से कंपेयर कर और इसमें देखते जाइए क्या इसमें ऐसा कुछ है या नहीं है। तो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी आपको मिलेगी और आप बनाओ खुद पहले, उसके बाद बुक की हेल्प लेना है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इसमें 5 दे रखी है, 5 में से 3 और 4 या कई बच्चे तो 5 की 5 भी लिख देंगे। फिर आप देखोगे जो बुक में लिख रखा है वो तो हमें पहले ही पता है, इट मीन ये तो पढ़ने की जरूरत भी हमें नहीं है। तो यहाँ से आप इस तरह से अगर आप तरीके से मेहनत करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हम इजीली ये चीज़ कर सकते हैं और बहुत इजी भी है। मैं तो ये कह रहा हूँ मेन जो फिजिक्स थी वो खत्म हो चुकी, असली जो फिजिक्स थी यानी जो जबरदस्त फिजिक्स में कहूँ 12th क्लास की, जिसमें ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 ही चैप्टर होते हैं जिनको मैं जबरदस्त मानता हूँ, अच्छे मानता हूँ। मैंने पूरा टाइम देके आपको करवाया है। ये देखना चैप्टर बहुत बड़ा भी है लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत से आर्टिकल ऐसे होते हैं जैसे मैं लिखूंगा चाहे मैं कितना भी फास्ट उसको कर दूं आप कहोगे तो आता ही है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल वहां पे जहां आई आ रहा था वहां पे यहाँ क्या आ जाएगा, डिब्बे आ जाएगा बस, और कुछ भी नहीं चेंज होना, सब कुछ सेम रहेगा, सारे आर्टिकल रिपीट होने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।